नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह हिंदी का विषय यूपी SSSC द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं यहाँ PCS की परीक्षा में भी यह हिंदी विषय बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि PCS परीक्षा के द्वितीय पेपर में हिंदी विषय पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से है, अतीन्द्रिय शब्द का क्या आशय है? अर्थात इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो हो उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। वहीं कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां भी हैं, उन पर चर्चा कर लीजिए। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि कहलाती है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई है उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? समशीतोष्ण कहलाता है। समशीतोष्ण अर्थात ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। अगला प्रश्न है, जो सबको समान भाव से समझता है उसे समदर्शी कहते हैं। अगला है, उसी समय में होने वाले को समसामयिक कहते हैं। वर्तमान समय या ठीक उस समय होने वाले को सामयिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो अधिक बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कम या नपातुला खर्च करने वाले को मितव्ययी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितव्ययी। उसके लिए एक शब्द मितव्ययी है। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाले को के लिए मिताहारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद्य कहलाती। अगला है, जो मद्यपान करने का आदी हो उसके लिए मध्यप शब्द का प्रयोग किया जाता है, मध्यप। अगला प्रश्न है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? मितभाषी। मितभाषी अर्थात जो कम बोलता हो। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति जो शीघ्र किसी बात की युक्ति सोच ले। वहीं अन्य किसी के ऊपर में जो ठीक उस समय उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। अगला है, जिसकी ठगी की गई हो उसे प्रताड़ना की गई हो या ठगी की गई उसे प्रताड़ित कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय। अगला है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह ना करना, उसके लिए एक शब्द क्या है? अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, जिसका परिहार त्याग ना हो सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय। मृत्युंजय अर्थात जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो मरण की ओर उन्मुख हो वह मरणान्मुख कहते हैं, मरणोन्मुख कहते हैं। अगला, जिसे मोक्ष की कामना हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। मर जाने की इच्छा को मुमूर्षा, जिसे मर जाने की कामना होता है उसे मुमूर्षु कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। अगला है, मन को हर लेने वाले को मनोहर कहते हैं। अगला है, किसी बात के मर्म गूढ़ रहस्य को जानने वाले को मर्मज्ञ कहा जाता है, मर्मज्ञ। अगला है, जिसके हृदय को चोट पहुंची है उसके लिए मर्माहत शब्द का प्रयोग किया जाता है, मर्माहत। अगला है, वह इस स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला प्रश्न आइए, मोक्ष करने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए कौन सा शब्द है? मुमुक्षु। अगला प्रश्न है, अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या है? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अन्यमनस्क कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का, खा कंठ ध्वनि है। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनि को कंठ ध्वनियां कहते हैं। इसके अंतर्गत अ, आ, का वर्ग, का, खा का अंगा, हा तथा विसर्ग आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ई, चा वर्ग, चा छा जा जा इया तथा य और श आते हैं। मूर्धा तथा जीभ के स्पर्श वाले वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत री, टा वर्ग, टा ठा टड़ा अणा, रा और सा आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण दंत वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ता वर्ण,
तथा दाधा ना, ला और सा आते हैं। अगला है दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत उ, छोटा उ, बड़ा उ, पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आते हैं। कंठ तथा तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ए आते हैं। अगला है कंठ द्वारा जीभ और ओष्ठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ओ, आओ आते हैं। अगला है दांत तथा दांत से जीभ और होठों के कुछ योग से बोले जाने वर्ण दंतोष्ठ कहलाते हैं, जैसे वा। अगले प्रश्न पे आते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है, क्या है? तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, क्या है? टा, ठा, डा, ढा, यह मूर्धन्य ध्वनियां हैं। टा, ठा, डा, ढा। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि क्या है? वा, यह है दंत्योष्ठ। क्या है? दंत्योष्ठ है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सा दंत्योष्ठ है? तो वा दंत्योष्ठ है। वा वर्ण। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, कौन सी है? भा ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अगला है हिंदी की कंठ ध्वनि क्या है? हा कंठ से निकलता है शब्द। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ओष्ठ ध्वनि पा, फा, बा, भा, मा, यह ओष्ठ ध्वनि है। वहीं चा ओष्ठ ध्वनि नहीं है, चा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है, स्थान के आधार होता है। किस आधार, क्या आधार होता है? दा ध्वनि का दंत्य होता है। वहीं मूर्धन ध्वनि नहीं है। कौन सी ध्वनि मूर्धन नहीं है? टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, यह मूर्धन ध्वनि है। ढक्कन वाला ढा नहीं है, ये नहीं है ढा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठीय वर्ण है ओ, औ। हिंदी की श ध्वनि क्या है? तालव्य वर्ण है, तालव्य। श तालव्य है। अगला है निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, कौन सी ध्वनि दांत से निकलती है? ता दंतव्य है, ता। नेक्स्ट है हिंदी की बा ध्वनि है, क्या है? ओष्ठ ध्वनि है, बा ओष्ठ ध्वनि, बा। अगला देखिए अड़ा और ढा ध्वनि के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ये मूर्धन्य उत्क्षिप ध्वनि है, मूर्धन्य उत्क्षिप ध्वनि डा और आ है। अगला प्रश्न है हिंदी की अग्रवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, तो हिंदी की अग्रवृत्ताकार स्वर ध्वनि ई है, क्या है? ई है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्न में कौन सा स्वर संवृत है? तो ई संवृत है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कहलाता है, या अर्ध स्वर कहलाता है, या को अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला है इसकी व्याख्या देख लीजिए। मा वर्ण पा वर्ण के अंतर्गत आता है, मा वर्ण पा वर्ण के अंतर्गत आता है, यह ओष्ठ स्पर्श कहलाता है। यारालावा परंपरागत शब्दावली में अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत अर्ध स्वर के अधीन परिणित 4 व्यंजन यारालावा में से पहला व्यंजन या विशुद्ध अर्ध स्वर है, जबकि वह वन शब्दों में वस्तुतः घोष संघर्षी है। हाँ किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चारित होकर अर्ध स्वर बन जाता है, जैसे स्वर या अनुस्वार शब्दों में वाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो चा, छा, जा, झा यह स्पर्श संघर्षी कहलाती है। इसकी व्याख्या है आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से पुकारते हैं तालव्य स्पर्शी। इसके उच्चारण करते समय मुखावयव में यथास्थिति आंशिक या पूर्ण अवरोध होता है। तो स्पर्श संघर्षी कौन कौन सी हैं? चा, छा, जा, झा। आइए कौन सा सुमेलित है? तो सा है, यह ऊष्म है। गा सघोष व्यंजन है, पा महाप्राण व्यंजन है, ठा अघोष व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है। तो सा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो का और ता
यह अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। वायु को संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी आधार पर कम वायु से उच्चारित ध्वनि अल्पप्राण कहलाती है, अधिक वायु से उच्चारित ध्वनि महाप्राण कहलाती है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है, जैसे का, चा, टा, ता, पा, गा, जा, ड़ा, दा, बा, इंगा, इया, णा आदि सभी स्वर अल्पप्राण है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है, जैसे खा, छा, ठा, था, फा, घा, सा, ढा, धा, भा। सभी ऊष्म वर्ण जैसे सा, शा, सा, हा महाप्राण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष ब्रैकेट में सघोष वर्ण कहते हैं। स्पष्ट वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जैसे गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढ़ा, ड़ा, दा, धा, न, बा, भा, मा इत्यादि सभी स्वर वर्ण तथा यारा, लावा, हा घोष सघोष वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण यथा का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, सा अघोष वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित वर्ण में कौन सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो अभी व्याख्या आपने देखी, उस हिसाब से आप कहेंगे कि झा यह सघोष महाप्राण व्यंजन है, झा। इन निम्नलिखित में से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो चा अल्प प्राण है। अभी हमने इसकी व्याख्या पढ़ ली है। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचवें वर्गों के दूसरे तथा चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसकी व्याख्या हमने पढ़ ली है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो ठा, ठा है महाप्राण। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? तो दूसरे और चौथे स्थान पर जो वर्ण है वह महाप्राण ध्वनियां होती हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। क्या है अल्प प्राण ध्वनि? का एक अल्प प्राण ध्वनि। इसकी व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। सा डैश डैश के अंतर्गत आते हैं। यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सा हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए ऊष्म व्यंजन नहीं है। सा हा ये ऊष्म व्यंजन है जिसमें ला नहीं है, तो ला नहीं आंसर है। उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? यह ऊष्म व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण का पंचमाक्षर, वर्ग का पंचम अक्षर यह अनुनासिक होते हैं। जैसे इया, अणा, ना, मा अनुनासिक व्यंजन है। आगे देखिए, आयोग वह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विसर्ग को आयोग वह कहा जाता है। अनुस्वार अम, विसर्ग अह को आयोग वह कहते हैं। ये ध्वनियां ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन है, फिर भी अर्थ का वहन करती हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, इसीलिए ये स्वर नहीं है। व्यंजन की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है। वर्णों के दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इसका जाति योग नहीं है, इसलिए दोनों ध्वनियां को आयोग वह कहा जाता है। किसको? आह। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो या अनुस्वार नहीं है। अड़ा, अड़ा, इया, इया, अड़ा ये सब है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं?
हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। समरूप कहते हैं मात्रा स्वर को। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लीजिए, जो स्वर न अग्र रेखा के समीप है न पक्ष रेखा के समीप रेखा के केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ऐसे स्वर हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति हैं। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर के की समरूप ग्रेफीन कही जाती है। हिंदी स्वर ध्वनियों में प्रथम 6 स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। क्या क्या हैं? छोटा आ ह्रस्व आ जैसे अनार, बड़ा आ दीर्घ आ जैसे काम, छोटा ई ह्रस्व ई छोटा ई जैसे जिन, बड़ा ई दीर्घ ई जैसे जीत, छोटा ऊ ह्रस्व ऊ जैसे कुल, बड़ा ऊ दीर्घ ऊ जैसे फूल। द्विस्वर नीचे दिए गए 4 स्वर द्विस्वर कहलाते हैं। जैसे ए ओ औ, ये द्विस्वर हैं। ए में आ और ई का मेल होता है, जैसे मेल। बड़ा ए में आ और ए का मेल होता है, जैसे कैसे कैसा। छोटा ओ में ऊ और छोटा ऊ बड़े ऊ का मेल होता है, जैसे गोल। और बड़ा ओ आओ में आ और ओ का मेल होता है, जैसे कौन। अगला प्रश्न है, श्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? तो श्रा में सा और रा वर्णों को मिलाया जाता है। सा और रा वर्णों को मिलाया जाता है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से होता है। इन 4 वर्णों का विवरण इस प्रकार से है। जैसे छा को आधा का और श से मिलाया जाता है। ज्ञा को ज और त्रा को ता और रा से मिलाया जाता है। स्रा को श और रा से मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है? लिखकर व्यक्तित किया जाता है। लिखित भाषा में लिखकर व्यक्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। क्या हैं? भ, यह स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भा कहलाती है। का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो का व्यंजन के विषय में का व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, अघोष होते हैं, स्पर्शी होते हैं, कंठ ध्वनि वाले होते हैं। तो का व्यंजन के बारे में यह है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है। बा वर्ण क्या है? यह द्वियोष्ट है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, निर्नुनासिक है। परिणीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रत्यय और अनुप्रदान के आधार पर ध्वनि को वर्गीकृत करा गया है। पाणिनीय शिक्षा है, पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा ही अर्थों को जानकर दूसरे को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है। प्राणवायु डर स्थल में आहत होकर मन स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्यम स्वर सिर से टकराकर तार स्वर बनाता है। वहीं मुख में आकर वर्ण बनाता है। वर्णों के विभाग को स्वर से, काल से, स्थान से, प्रत्यय से और अनुप्रदान से तय होता है। देवनागरी लिपि के विषय में जानते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम। कौन सी देवनागरी लिपि भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं हैं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तमांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी, उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है?
हिंदी नागरी लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो यह स्वर वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है, इस प्रकार अ आ इ ई उ ऊ रि ए औ ओ। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, या संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए, छठा प्रश्न है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343 फर्स्ट के तहत इसे राजभाषा घोषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। अगला है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को यह घोषित किया गया था। भारत की राजभाषा हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की समसामयिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम बन सके तथा उसका शब्द भंडार समृद्ध हो सके। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे? ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। सभी भारतीय लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी भारत की लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। देवनागरी एक अक्षरिक लिपि है जो प्रचलित लिपियां जैसे रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। अधिकतर लिपियों की तरह देवनागरी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है जिसे सिरोरेखा कहते हैं। चलिए, देवनागरी के विकास की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास किसके से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह रिपीटेड प्रश्न है। चलिए, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? या कुटिल लिपि से हुआ है। कुटिल लिपि से हुआ है प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी ईसा पूर्व का है, जो बौद्ध कालीन है। गुप्त काल के प्रारंभ में ब्राह्मी के 2 भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिलनाडु मलयालम लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि की विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि का होना, एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक संकेत होना, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। सिरोरेख का प्रयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। निम्नलिखित की विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है। तो विकास की दृष्टि से डी आंसर है। विकास की दृष्टि से लिपि ब्राह्मी खरोष्ठी का समकालीन है, यह गलत है। जबकि ये तीनों सही है। जैसे इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक है, वहीं इसमें सिरोरेख का प्रयोग किया गया है। देवनागरी लिपि के विषय में सत्य नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक है। क्या है? अक्षरात्मक है।